Assalamu alaikum, dear students. I am Mrs. Saima Amir, serving in DPS Sahiwal as Senior Subject Specialist of Biology. I welcome you to DPS online classes. आज बेटा जो हमने स्टार्ट करना है ये है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। मॉलिक्यूल्स का आपको पता है कि वो मैटर का पार्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एंड इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट्स हैं या वो यूकैरियोट्स हैं, जो कि इनकी कंपोजिशन में होते हैं, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके चैप्टर के स्टार्ट में है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। बायोकेमिस्ट्री की टर्म भी आपने पहले पढ़ी हुई है और यहाँ ये मेंशन भी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स इन द केमिकल प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं? ये वही सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिन्हें हमने अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से जिनको देखा है। अब ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इनको हम स्टडी करते हैं, इनकी केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है क्योंकि नेचर ने एक बैलेंस बनाया है हर चीज में। इस बैलेंस को चेक किया जाता है, इनकी कंपोजिशन को, इनकी फॉर्मेशन को, ये हमारी बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करती हैं, ये सारा कुछ हम बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं। और बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल to understand the structure and the function of the different parts of organisms, because all the structures of organisms they have some biochemical organization. अब organisms के अगर अंदर हम देखें तो बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे प्लांट्स हैं तो वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। एनिमल्स हैं, उनके अंदर डाइजेशन भी हो रही है, उनके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज होना बेहद जरूरी है। All living things are made up of certain chemical components which are organic or inorganic. अब हमने देखना ये है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें CH बॉन्ड एक लाजमी कंपोनेंट के तौर पर मौजूद होता है, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ये सारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज का एक इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी कंपोनेंट होते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन तो होता है लेकिन CH बॉन्ड नहीं होता। हाइड्रोजन भी हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे वाटर है उसमें H2O हाइड्रोजन है लेकिन CH बॉन्ड नहीं है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें CH बॉन्ड मौजूद नहीं होता। अलग से कार्बन भी हो सकती है, अलग से हाइड्रोजन भी हो सकता है, लेकिन इनमें CH बॉन्ड नहीं होता। अब ये कंपाउंड्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है। अब यहाँ बेटा आपकी बुक में एक कंपैरिजन दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। ये कंपैरिजन है परसेंटेज टोटल सेल वेट में, और यहाँ पर बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है और ममेलियन सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। अब इसमें अगर हम इसका कंपैरिजन जरा देखें तो बैक्टीरियल सेल में वाटर होता है 70%, प्रोटीन्स हैं 15%, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 3%, लिपिड्स हैं 2%, DNA 1%, RNA तकरीबन 6% होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह शामिल होते हैं, ये 2% होते हैं। और इनऑर्गेनिक आइंस जिसमें सोडियम आइंस, पोटेशियम आइंस, कैल्शियम आइंस, मैग्नीशियम आइंस, क्लोराइड आइंस, सल्फेट आइंस वगैरह शामिल होती हैं, ये 1% होती हैं। अब अगर हम यही परसेंटेज सेल वेट की देखें ममेलियन सेल में, जो कि यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, तो उनमें वाटर है 70%, प्रोटीन्स हैं 18%, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं 4%, लिपिड्स हैं 3%, DNA है 0.25%, RNA है 1.1%
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं 2% और इनऑर्गेनिक आयंस 1% होती हैं। अब इसमें से हमने कुछ बातें अंडरस्टैंड करनी है और सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्यों कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी परसेंटेज सेल वेट सेम होता है बैक्टीरियल और ममेलियन सेल में। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि वाटर परसेंटेज टोटल सेल वेट में सेम है बैक्टीरियल और ममेलियन सेल में 70% है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी 2% होते हैं दोनों तरह के सेल्स में। इनऑर्गेनिक आयंस भी सेम होती हैं, सेम क्वांटिटी में होती हैं दोनों तरह के सेल्स में। तो इसका मतलब है कि इन दोनों तरह के सेल्स में कुछ चीजें सेम क्वांटिटी में मौजूद होती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो उनकी रेशियो डिफरेंट होती है। They depend on the ability to take some chemicals from the environment, use those chemicals to make some of their living tissues, and then they have to give something back to the environment. यानी ऑर्गेनिजम्स हमेशा अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर वो उन केमिकल कंपाउंड्स को अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी बॉडी के लिविंग टिश्यू के अकॉर्डिंगली उसको यूज करते हैं, उसको अपने लिविंग टिश्यूज में कन्वर्ट करते हैं और फिर जो भी उनका वेस्ट या उनका सरप्लस मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट को वापस देते हैं। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर वक्त कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटीज उनके अंदर हो रही होती हैं। एक्चुअली बिल्डिंग ऑफ न्यू सेलुलर मटेरियल, ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें उनके अंदर चलती रहती हैं। अब ये सब चीजें, सब केमिकल रिएक्शंस जो हैं, इनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। Chemical activity is maintained with a high degree of organization. What does it mean? कि chemical organization इनकी डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इनकी केमिकल एक्टिविटी में। वो ऑर्गेनिजम्स जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इतना हाई नहीं होता, उनकी केमिकल एक्टिविटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाई होता है। यानी हायर एनिमल्स में, हायर प्लांट्स में या हायर ऑर्गेनिजम्स में केमिकल एक्टिविटीज भी ज्यादा होती है। और इन सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए जो हम कलेक्टिव टर्म यूज करते हैं वो टर्म होती है मेटाबॉलिज्म की। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एंडलेस केमिकल एक्टिविटीज, सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही हैं, ये किस तरह की होती हैं? ये दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। हम डिवाइड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को टू टाइप्स में, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। हम देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म क्या है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस या वो केमिकल एक्टिविटीज जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। The breakdown of the larger molecules into smaller molecules is called catabolism और ये catabolic reactions होती हैं। और इसकी सेकेंड टाइप जो है एनाबॉलिज्म, ये है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड लार्जर मॉलिक्यूल्स। अब ये लार्जर मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर कहाँ हो रहे होते हैं। अगर हम कैटाबॉलिज्म को देखें तो कैटाबॉलिज्म प्लांट्स के अंदर होता है किस वक्त? रेस्पिरेशन में, जब उनका फूड स्टफ ब्रेक डाउन होता है, जो उन्होंने फोटोसिंथेट बनाया होता है उसकी ब्रेकेज होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको वो अपनी टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, अपनी डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, उसको अपनी ग्रोथ के लिए, वो अपनी टॉलरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर कैटाबॉलिज्म होता है जिस वक्त उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हर सेल के अंदर जो फूड पहुंचाया जाता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और दूसरी तरफ अब हम आते हैं एनाबॉलिज्म की तरफ। तो एनाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट्स में होती हैं जब फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में सबको पता है कि प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोप्लास्ट दे मेक कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, ये एक
बड़ा मॉलिक्यूल है। तो ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसको एनाबोलिज्म में स्टडी किया जाता है। अगर हम एनिमल्स में देखें तो उनके अंदर एनाबोलिज्म वाली रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जब उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है, जब उनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोजन बनता है। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये दोनों वो रिएक्शंस हैं जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइड बाय साइड चलती रहती हैं। यानी एट द सेम टाइम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन दे गो हैंड इन हैंड, और इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के साथ ही किसी भी एनिमल की सर्वाइवल होती है। क्योंकि कोई भी एनिमल अगर उसके अंदर सिर्फ एनिमल है या वो प्लांट है, अगर उसके अंदर सिर्फ कैटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर सिर्फ एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं तो फिर भी उसकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होती। ये नेचर ने एक बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि ये दोनों तरह की रिएक्शंस ऑर्गेनिजम्स के अंदर साइड बाय साइड चलते रहती हैं। अब ये जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ये अगर हम देखें तो एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ये बात तो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हम कह सकते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर द एनर्जी यील्डिंग रिएक्शंस, व्हाइल द एनाबॉलिक रिएक्शंस दे आर द एनर्जी रिक्वायरिंग, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं, और यही मॉलिक्यूल्स होती हैं जो कैटाबोलिज्म में जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो फिर ये एनर्जी रिलीज करते हैं। अब इसमें हमने एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को डिटेल में देखा। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपके पेपर के लिए, इसमें आ भी जाता होता है अक्सर। इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हमेशा एज इट इज़ नहीं रहती हैं, बल्कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स में कन्वर्ट होते रहते हैं, लिपिड्स बनते रहते हैं, लिपिड्स प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेसन का दूसरा पार्ट, और वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इससे पहले ये देखते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू। कार्बन एक एलिमेंट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इसका सिंबल C है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट इसका 12 है। अब इसका जो C6 एटॉमिक नंबर है, 6 से ही हमें पता चलता है कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होते हैं कि इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और कार्बन के बारे में हमने अभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने अभी आपको बताए हैं, उसमें हमने देखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिक कंपोनेंट, बेसिक एलिमेंट कार्बन है। यानी कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक स्केलेटन ऑफ लाइफ का रोल प्ले करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब देखें, कार्बन जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो एक बैकबोन का, एक स्केलेटन का रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इसीलिए कार्बन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अभी हमने जो बात की थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से इसको टेट्रावेलेंट भी कहा जाता है। टेट्रावेलेंट का मतलब ये है कि इसकी 4 वैलेंसी होती है, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। एट द सेम टाइम ये किसी भी एक या डिफरेंट टाइप्स के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, और यही इसकी टेट्रावेलेंट नेचर है जिसने इसको इतना पॉपुलर किया है कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, और उनके साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, और बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट से लेकर लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि इसकी इस टेट्रावेलेंट नेचर की वजह से बहुत आसानी से बनते हैं। हम देखते हैं कि कार्बन के बॉन्ड किस तरह से होते हैं। हमने बात की थी कि CH बॉन्ड जो है ना वो स्केलेटन ऑफ लाइफ का रोल प्ले करता है। तो देखिए, कार्बन के लिए कंडीशन क्या होती है कि इसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होना जरूरी है। यानी किसी भी स्टेप पे अगर आप देखें कार्बन के साथ 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल आपका बना है वो ठीक है।
ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन किसी भी टाइप में किसी भी स्टेप पे आप किसी भी कार्बन को देखें तो उसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर वो चेन की फॉर्म में है, वो रिंग चेन की फॉर्म में है, या वो स्ट्रेट चेन है, वो किसी भी फॉर्म में है, उसकी बस 4 वैलेंसी, उसकी टेट्रावेलेंट नेचर का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका जो कंपाउंड आप बनाने जा रहे हैं या जिसको आप स्टडी कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बन रहा है। अब देखते हैं कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कितनी तरह की होती है। कार्बन की जो बॉन्ड्स बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्ट्रेट चेन वाले बॉन्ड्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर ये जो चेन है ये ब्रांच्ड भी हो सकती है, और तीसरी इसकी जो टाइप है वो रिंग्ड फॉर्म में आती है। अब स्ट्रेट चेन में भी देखिए ये हाइड्रोकार्बन चेन है, कार्बन के साथ लिंकेजेस भी हैं और हाइड्रोजन के साथ भी हैं। ब्रांच चेन में भी आप देखें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है, यानी CC बॉन्ड भी है, CH बॉन्ड भी है, लेकिन हर स्टेप पे कार्बन की वैलेंसी 4 है। 4 उसकी टेट्रावेलेंस नेचर जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। रिंग फॉर्म में भी आप देखें कि ये एक सिंपल रिंग है, ये मजीद कॉम्प्लिकेटेड रिंग भी हो सकती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिकली कार्बन की बॉन्डिंग की टाइप्स हैं वो यही 3 रहती हैं। कार्बन जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये भी मेरा ख्याल है आपके लिए नई टर्म नहीं है। होता ऐसी है कि हमने बात की है कि कार्बन एक वक्त में 4 एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि ये है टेट्रावेलेंट। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 एटम्स इसके साथ इसके आउटर मोस्ट शेल के पास आकर अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करें तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे बॉन्ड जिनमें ना तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक नहीं होता बल्कि उनकी सिर्फ शेयरिंग होती है, उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोरिंग बॉन्ड होते हैं, एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और यही इसकी टेट्रावेलेंट नेचर है जिसकी वजह से ये इतना फेवरेट एलिमेंट माना जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए। और ये इसका CC कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है बनाने की एबिलिटी है, इसी की वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एक बेसिक स्केलेटन का या स्केलेटन ऑफ लाइफ का रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटर में एक कार्बन है। इस कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 उसके फर्स्ट शेल में हैं और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें 4 हाइड्रोजन इसके पास आ गए हैं और वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। और ये एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी टेट्रावेलेंट नेचर इसको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेबल एलिमेंट बनाती है बॉन्डिंग के लिए। जितने भी CC बॉन्ड होते हैं उसकी वजह से कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं। कार्बन की बॉन्ड बनाने की एबिलिटी सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं है, बल्कि हमने बात की थी कि कार्बन बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ जैसे उनके साथ बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे अगर हम देखें कॉमनली कार्बन कंबाइंस विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस टू फॉर्म लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखिए यहाँ पर इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ बहुत फेवरेबली बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। और ये जो CH बॉन्ड है ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होती है तो फिर एनर्जी रिलीज होती है, यानी इसमें 2 तरह के इसके फायदे होते हैं, डुअल एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि इसकी टेट्रावेलेंट नेचर इसको बॉन्डिंग के लिए बहुत फेवरेबल एलिमेंट बना देती है।
और दूसरी इसके एडवांटेज ये है कि CH बॉन्ड एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जब ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब हम देखते हैं कि कार्बन की ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन, यानी कार्बन की, अभी हमने देखा है ना कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और बड़ी आसानी से होती है। तो पहले हम देखते हैं कि कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन या बॉन्डिंग होती है तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये एक स्पेशल बॉन्ड्स होती है जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं। कब कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज आपने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और आप यहां से देख सकती हैं कि ये CO बॉन्ड, ये CO एसोसिएशन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहलाता है। और ये बॉन्डिंग स्पेशली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ही होती है, किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बॉन्डिंग नहीं होती है। अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन है इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो फर्दर हायर लेवल के कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे आगे के मैक्रोमोलिक्यूल्स इसके साथ भी बनना शुरू होते हैं। नेक्स्ट कार्बन की जो एसोसिएशन है वो हम देखते हैं CN एसोसिएशन या कार्बन नाइट्रोजन एसोसिएशन। अब कार्बन की नाइट्रोजन के साथ जो एसोसिएशन होती है इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड एक स्पेसिफिक बॉन्ड होता है जो कि अमाइनो एसिड्स में बनता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में। अमाइनो एसिड आपको पता है कि सिंपल यूनिट्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड्स आपस में जब ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तो इनके दरमियान CN एसोसिएशन होती है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। और यही अमाइनो एसिड जब आपस में इनके पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है तो ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो ये प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही प्रोटीन्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मसल से लेकर उनके हार्मोन्स तक, उनकी ग्लाइकोप्रोटीन्स, उनकी डिफरेंट कंपोजिशंस में ये शामिल होते हैं और ये इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल्स उनमें प्ले करते हैं। तो CN बॉन्ड भी जो है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड है और ये स्पेसिफिक एसोसिएशन है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की। इसके अलावा ये किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह से जब कार्बन की एसोसिएशन हमने पढ़ी, अभी हमने ऑक्सीजन के साथ देखी, कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम आती है। हमने कार्बन की एसोसिएशन नाइट्रोजन के साथ देखी, CN एसोसिएशन हमने देखी जो कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होती है। अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में बॉन्डिंग करके बनते हैं छोटे मॉलिक्यूल से। और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का पार्ट होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनकी स्पेशलिटीज क्या हैं। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं बेटा ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनके वाटर में इनसॉल्युबल होने की एबिलिटी इनको बहुत स्पेसिफिक और बहुत खास बनाती है। अब इस एबिलिटी का फायदा लिविंग सेल्स को किस तरह से होता है? अगर आप देखें हमारी सेल मेम्ब्रेन ऐसे मटेरियल की बनी है जो वाटर सॉल्युबल है, तो वो मेम्ब्रेन तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी, डिसॉल्व हो जाएगी। या सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उन ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स ऐसे मटेरियल की बनी हुई हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज अपनी आइडेंटिटी मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। हाउ कैन दे एग्जिस्ट? नो। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसी वजह से ये सेलुलर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन से लेकर सारे ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स तक इसके साथ बनी होती है, ये उनमें होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो छोटे कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर करते हैं, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। लिपिड में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल स्टोर हुए होते हैं। जितना ही बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल होता है इसका मतलब है कि उसके अंदर उतने ही ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स स्टोर होते हैं। जितना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जितना हाई मोलेकुलर वेट का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब है कि उसके अंदर उतने ही ज्यादा अमाइनो एसिड्स स्टोर होते हैं, जमा होते हैं।
और उसके साथ उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होंगे तो नो डाउट एनर्जी ही प्रोवाइड करेंगे ना। अब हम देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स जिन छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा कि ये यूजुअली ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज का देखिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो यहाँ पर स्केच किया हुआ है आपके सामने, C6H12O6। अब ग्लूकोज क्या है? ये वो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, ठीक है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी हैं ये एक एनर्जी सोर्स का काम करते हैं, यानी ये बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, चाहे वो यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है, बैक्टीरिया से लेकर मैमल तक, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। और यही वो सब यूनिट्स हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे, ये बात याद रखने की है, क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, और मैक्रोमोलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो ये बनाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। अगेन इसमें रेफरेंस वही आ जाता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का, कि माइक्रोमोलिक्यूल्स जब मिलेंगे तो बनाएंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी एनाबॉलिक रिएक्शन होंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स की जब ब्रेकडाउन होगी, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन होगा, तो बन जाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल में आप देख सकते हैं ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, फैटी एसिड्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट करती हैं। कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन कि ये जब बनते हैं दे हैव द एबिलिटी टू इमीडिएटली ब्रेक डाउन। अब इस इमीडिएटली ब्रेक डाउन की एबिलिटी इनको नुकसान नहीं देती, बल्कि ये उनको मजीद यूजफुल बनाती है। जैसे एटीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप इसका स्ट्रक्चर यहां से देख सकते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या है कि 3 फॉस्फेट बॉन्ड्स होती हैं, और ये एक एनर्जी करेंसी के तौर पर माना जाता है। इसकी फॉस्फेट बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होती है 1 बाय 1, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये जो एनर्जी होती है ये ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ, अपनी रेस्पिरेशन, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती है। जी बेटा, अब हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं आज के लेसन का। सबसे पहले इसमें हमने स्टडी किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होते हैं, उनकी बॉडी के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। फिर हमने देखी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल कंपोजिशन को डील करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। फिर हमने देखे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग CH बॉन्ड एज एन एसेंशियल एलिमेंट, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जिसमें DNA और RNA वगैरह शामिल हैं, ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होती हैं। फिर हमने देखे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनमें CH बॉन्ड तो शामिल नहीं होता, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट होते हैं, उनके अंदर होते हैं। जैसे वाटर भी तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बट दैट इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनऑर्गेनिक आयंस हमने पढ़े, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट आयंस वगैरह, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शामिल होते हैं। फिर हमने एक कंपैरिजन किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल में और उसकी एग्जाम्पल में हमने एक बैक्टीरिया सेल को देखा, और यूकैरियोटिक सेल की एग्जाम्पल में हमने एक ममेलियन सेल को स्टडी किया। और हमने इसमें ये देखा कि इन दोनों सेल्स में वाटर की कंपोजिशन सेम होती है, बाकी एलिमेंट्स में से वेरिएशंस हैं, यानी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये एलिमेंट्स वेरिएबल क्वांटिटी में मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में। इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ये नॉर्मल सी क्वांटिटी में इक्वल वैल्यू में दोनों सेल्स में मौजूद होती हैं। हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हो रहे हैं, उनको कलेक्टिवली हम जिस टर्म में स्टडी करते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल।
अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इनमें हमने देखा कि एनाबॉलिज्म में वो रिएक्शंस होती हैं जो कि प्रोडक्टिव रिएक्शंस होती हैं या जिन्हें कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस भी कहा जाता है, मतलब कि छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ये अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी स्टोर कर। इसी तरह से हमने कैटाबॉलिक रिएक्शंस में देखा कि वो रिएक्शंस जिनके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनती हैं, इस तरह से एनर्जी भी वो रिलीज करती हैं और ये एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है। फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों बड़ी कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चलती हैं, यानी कुछ रिएक्शंस एनाबॉलिक हो रहे हैं और कुछ साथ साथ ही कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो इसलिए इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो कोऑर्डिनेटेड मेटाबॉलिज्म की टर्म होती है। अपने लेसन के सेकंड पार्ट में हमने कार्बन की इंपॉर्टेंस को देखा। कार्बन एक एलिमेंट है जिससे आप पहले से भी वाकिफ हैं, इसको C से सिंबलाइज किया जाता है और यहाँ हमने ये देखा कि कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज टेट्रावेलेंट, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट इलेक्ट्रॉन या टेट्रावेलेंट एलिमेंट भी कहा जाता है। और ये एक बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, इन सब में कार्बन लाजमी शामिल होता है, CH बॉन्ड लाजमी शामिल होती है। कार्बन टेट्राहेड्रॉन नेचर का है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होती हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनको ये एक टेट्राहेड्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देता है। कार्बन के टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग देखी हमने। कार्बन में जो इसके जो बॉन्ड्स बनते हैं वो स्ट्रेट में भी होते हैं, इसकी चेन रिंग्ड फॉर्म में भी होती है और ब्रांच चेन भी इसमें होती है, यानी कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेट चेन में भी होते हैं, उसकी चेन रिंग ब्रांच्ड भी हो सकती है और रिंग्ड फॉर्म में भी। कार्बन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसीलिए इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक नहीं होता। कार्बन की बॉन्डिंग सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन के साथ ही नहीं होती, बल्कि कार्बन की बॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन वगैरह के साथ भी ये बड़ी इजीली बॉन्ड बनाता है और इसी वजह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बेसिक एलिमेंट्स जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के हैं उनमें कार्बन शामिल होता है। कार्बन की जो ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल होते हैं, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती हैं। दो मॉलिक्यूल्स को, दो छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है। कार्बन के जो नाइट्रोजन के साथ एसोसिएशन होती है उसे CN एसोसिएशन या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ये अमाइनो एसिड्स में होती है, यानी दो अमाइनो एसिड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स का एक बेसिक पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाएंगे उतना ही बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता रहेगा। इसी तरह से कार्बन जो मॉलिक्यूल्स बनाता है वो दो तरह के होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब बड़े मॉलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और इसके साथ ही वो एनर्जी रिलीज करती हैं। ये एनर्जी ATP की फॉर्म में जमा हो जाती है और ATP जहां बॉडी को जरूरत होती है वहां ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस रिकैप के बाद हमने आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किए हैं, आप इनको देखें और इनके आंसर्स ढूंढें। देखते हैं, हमारा पहला MCQ है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर। Option A is cellulose, option B is acids, option C is bases, option D is both B and C. अब इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी
बोथ बी एंड सी एसिड और बेसिस दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि इसमें 3 चीजें शामिल हैं, सेलुलोज, एसिड्स और बेसिस। सेलुलोज हमने पढ़ा है कि ये स्मॉलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है, और ग्लूकोज जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए सेलुलोज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आ सकता। हमारा सेकेंड एमसीक्यू है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द यूकैरियोटिक सेल इज, ऑप्शन ए इज 15, ऑप्शन बी इज 16, ऑप्शन सी इज 18, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 18। हमने जहां कंपेयर किया था परसेंटेज कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की, वहां हमने देखा था कि प्रोटीन की अमाउंट या प्रोटीन की परसेंटेज कंपोजिशन यूकैरियोटिक सेल्स में 18% होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया। अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच सेल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। ऑप्शन ए इज प्रोकैरियोट, ऑप्शन बी इज यूकैरियोट, ऑप्शन सी इज वायरस, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोकैरियोट। अब आपने ये सोचा होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल तो प्रिमिटिव सेल है और इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह में एक ही लंबा सा बड़ा सा डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल होता भी बड़ा है, होता भी मैच्योर है, और इसके न्यूक्लियस में इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, बट स्टिल जो परसेंटेज कंपोजिशन में हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल में अमाउंट ऑफ डीएनए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। हमारा एमसीक्यू नंबर 4 है, which substance serves as intermediate source of energy for cellular metabolism? Which substance serves as intermediate source of energy for cellular metabolism? Option A is macromolecules, option B is micromolecules, option C is ATP, option D is inorganic ions. इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी ATP। एटीपी आपने देखा था माइक्रोमोलिक्यूल्स में कि ये जब बनता है तो ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है, जहां बॉडी को ज़रूरत होती है वहां ये टूटता है, इसके फॉस्फेट बॉन्ड टूटते हैं और ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ ए ऑप्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड, बी ऑप्शन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी ऑप्शन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन सी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आपने देखा था कि इन्हें कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल होते हैं और बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट इस तरह से बनते हैं और ये उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, विच आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऑप्शन ए इज ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज सेलुलोज, ऑप्शन सी इज फैट्स, ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी। जी, इसमें हमारा आंसर है बोथ बी एंड सी। अब इसमें हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शंस हैं, ग्लूकोज, सेलुलोज और फैट्स। ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अभी आपने पढ़ा C6H12O6 टोटली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है किसी को भी। सेलुलोज है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है और इसके दरमियान बहुत सारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल है। फैट्स भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होती हैं और अक्सर सेलुलर ऑर्गेनेलिस में मौजूद होती हैं। सेलुलोज भी सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में होता है प्लांट्स में। तो इस तरह से इसमें 2 ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। तो हमारे पास जो 4th है ऑप्शन बी एंड सी वाली, ये ठीक है, इसमें सेलुलोज और फैट्स दोनों आ जाती हैं। आज का हमारा एमसीक्यू नंबर 7 है, skeleton of organic molecules have these bonds. A option is carbon hydrogen bond, B option is carbon carbon bond,
सी ऑप्शन इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, डी ऑप्शन इज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन का एक मॉलिक्यूल कार्बन के दूसरे मॉलिक्यूल, और इस तरह से कार्बन की बॉन्डिंग होती है। कार्बन में हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी है ना, एक चेन की फॉर्म में, फिर रिंग की फॉर्म में, और ब्रांच्ड चेन यानी स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग फॉर्म में। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है जिसकी वजह से स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, और ये एक बेसिक रोल प्ले करता है। यानी जितने भी बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में ये सी बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है। हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, CN बॉन्ड इज कॉल्ड, ए ऑप्शन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बी ऑप्शन पेप्टाइड बॉन्ड, सी ऑप्शन एस्टर बॉन्ड, डी ऑप्शन फॉस्फेट बॉन्ड। जी, तो इसमें हमारा आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। CN बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और ये वो बॉन्ड है जो 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़कर बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाने के काम आता है। जी, तो हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, कार्बन फॉर्म्स विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स? ए आयनिक बॉन्ड, बी कोवेलेंट बॉन्ड, सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डी बोथ बी एंड सी। यानी कार्बन जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है? हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन जब किसी और के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ना इलेक्ट्रॉन्स का गिव एंड टेक इसमें नहीं होता। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हमारा एमसीक्यू नंबर 10 है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस इंक्लूड ए फोटोसिंथेसिस, बी सेलुलर रेस्पिरेशन, सी फॉर्मेशन ऑफ सेलुलोज, डी ग्रोथ। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वो रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन इनहेल करती हैं वो बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक जाती है, और वहाँ पर उसके अंदर जो फूड स्टफ होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे एटीपी बनती है, और ये एनर्जी बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेलुलर रेस्पिरेशन बी ऑप्शन है।